के साथ रहता था। वीरू था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो, ये अनाज की बोरी रसोई तक रखवा दो, बहुत भारी है, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तो भाग्यवान, एक बार अपनी इस लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की, हो सकता है तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता तब घर के बाहर जाकर जहाँ कहीं भी जगह मिलती वहीं पे सो जाता और शाम को बिना काम के वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता तो जब तक घर का सारा राशन खत्म ना हो जाए तब तक कुछ काम ही नहीं करता। उसका आलस देखकर उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। अरे उठिए भी, कम से कम आज तो जाकर कुछ काम कर लाइए, सुबह से बस चारपाई पे पड़े हैं। अरे अब तो घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है, अभी के अभी जंगल जाइए और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेच कर आइए। चलिए उठिए। बेचारा वीरू आज फिर से उसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। वीरू जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता हुआ एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह भाई वाह, कितनी छाया है इस पेड़ के नीचे, कितनी ठंडी हवा है यहाँ सोने में तो और भी आनंद आएगा। और वैसे भी लकड़ियाँ बीनने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, इतना दूर चलकर आया हूँ, थोड़ा सो लेता हूँ। वीरू वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम होने को आ गई। तभी उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा बहुत दूर से आ रहे थे, इसलिए उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी थी। महात्मा ने बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें आसपास पानी नजर नहीं आया। आगे चलकर उन्होंने पेड़ के नीचे सो रहे वीरू को देखा। वीरू के मुंह पर मक्खियां भिनभिनाए जा रही थी, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। भाई आप कौन हैं और इस तरह यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्यों लेटे हुए हैं? अब तो थोड़ी ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। वीरू आलस में इतना चूर था कि महात्मा को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी आप अपना काम बताइए और यहाँ से चलते बनिए, हमें आराम करने दीजिए। बड़ा ही विचित्र है ये आदमी। भाई हमें माफ करिएगा, लेकिन हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। आपको देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूं, अगर पानी मिल जाता तो आपका हम पे बहुत बड़ा उपकार होता। उपकार परोपकार कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से उड़ रही मक्खी उड़ा दीजिए और वहाँ थैले में पानी है, पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए, परेशान मत कीजिए। अरे बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर घूम रही मक्खियों को भी नहीं भगा रहा है। खैर मुझे उससे क्या। महात्मा ने वीरू के ऊपर उड़ रही मक्खियों को उड़ा दिया और पानी पीकर प्यास बुझाई। भाई तुमने मेरी प्यास बुझाकर मेरी जान बचाई है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। महाराज अगर आपने पानी पी लिया हो तो कृपा करके यहाँ से जाइए, हमें आराम करने दीजिए। महात्मा जी को वीरू की बातें बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से चले गए। जब शाम हो गई तब वीरू उठा और उठकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा की हुई लकड़ियों को उसने बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे उसे मिले उससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लिया। उसका लाया हुआ राशन 2-4 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर वीरू को उसकी पत्नी ने डांट कर बाहर निकाला। तब वीरू फिर से उस जंगल में चला गया। वीरू आज फिर उसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा और किस्मत का करिश्मा भी ऐसा था कि वही महात्मा उसी रास्ते से बाजार जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर वहीं लेटा है और उसके पास एक बंदर खिलवाड़ कर रहा है। अरे बेटा देखो, तुम्हारे पास एक बंदर खिलवाड़ कर रहा है और वहाँ देखो तुम्हारे पास एक सुंदर सा आम गिरा है, तुम उसे ले लो। अरे महाराज आप फिर आ गए, अगर आपको आम चाहिए तो आप जाइए ले लीजिए, बंदर मुझे परेशान कर रहा है तो करने दीजिए ना, और हमें थोड़ा आराम भी करने दीजिए। आखिर कैसा इंसान है ये। अरे बेटा सुनो,
अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। महात्मा की ऐसी बात सुनकर वीरू तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है महाराज? वीरू की बातें सुनकर महात्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और अपनी एक अंगूठी वीरू को दिखाकर कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी हमें एक राजा ने दी थी। ये बहुत ही कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर जीवन भर अपना और अपने परिवार का सारा खर्चा चला सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने वो अंगूठी वीरू को दे दी और वहाँ से चले गए। अंगूठी मिलने के बाद वीरू खुशी के मारे पागल हो रहा था। वीरू ने अंगूठी को अपनी धोती में अटका लिया। उसने जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा की और लकड़ियाँ लेने के बाद घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। उसने एक जगह रुककर अपना थैला टटोला, मगर उसमें भी पानी खत्म हो गया था। अपना लकड़ी का गट्ठर रखकर वीरू पानी पीने के लिए नदी के किनारे चला गया। पानी पीने के लिए वीरू जैसे ही बैठा वैसे ही उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। इससे पहले कि वह अंगूठी को सही से देख पाता, अंगूठी तब तक पानी में डूब गई थी। बहुत खोजने के बाद भी जब उसे वो अंगूठी नहीं मिली, तब वो वापस अपनी लकड़ियों के गट्ठर के पास आया और उसे उठाकर घर की ओर चल दिया। कुछ महीनों बाद एक दिन जब वीरू उसी जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है, तब उसे फिर से वही महात्मा मिलते हैं। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियाँ बीन रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी दी थी, उसका क्या किया तुमने? महाराज, जब मेरी किस्मत में ही यही लिखा है तो आपके अंगूठी देने से मेरा भाग्य थोड़ी बदल जाएगा। वो अंगूठी तो नदी में गिर गई। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारे भाग्य में है वो ही हमें मिलेगा, मगर ये भी सही है कि बिना कर्म किए किसी को कुछ नहीं मिलता। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्चा चला लेना। नहीं महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से संतुष्ट हूँ। अगर ऐसा ही है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के जाने के बाद वीरू ने भी अपना लकड़ी का गट्ठर उठाया और बाजार चला गया। उसे महात्मा की कही हुई बात याद थी। अब उसने ठान लिया था कि अब वो आलसपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। वीरू ने अपना लकड़ियों का गट्ठर बाजार में बेचा और बाजार से एक मछली खरीद कर घर ले जाने लगा। वीरू ने घर ले जाकर मछली अपनी पत्नी को दे दी। जब उसकी पत्नी ने मछली बनाने के लिए मछली को काटा तो मछली के पेट से एक अंगूठी निकली। वो तुरंत अंगूठी को लेकर वीरू को दिखाने के लिए गई। ये देखिए, उस मछली के अंदर से एक अंगूठी निकली है। वीरू उस अंगूठी को देखते ही पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसे महात्मा की कही हुई बात याद आ गई। अब वो मेहनत की कमाई खाना चाहता था। दूसरे ही दिन वीरू अंगूठी को लेकर बाजार में गया। अंगूठी को बेचकर जो पैसे मिले उससे वीरू ने कुछ औजार खरीदे और घर पे ही लकड़ियों की चीजें बनाने का काम करने लगा और अपनी मेहनत से रोटी कमाकर खाने